बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज बैलेट बॉक्स इंडिया पर हमारे साथ हैं राजनीतिक नवप्रवर्तक मनमोहन झा गामा, यानी पंडित मनमोहन झा गामा। शुरुआती दौर से ही इनका संघर्ष जारी रहा। बतौर बिहार के रहने वाले और बचपन में ही 10वीं की पढ़ाई करने के बाद ही वो दिल्ली आ गए थे। उसके बाद से लगातार राजनीतिक संघर्ष उनका जारी रहा है और फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में है, जिला उपाध्यक्ष के पद पर है और साहिबाबाद विधानसभा के प्रभारी भी हैं। साहिबाबाद में माना जाता है कि जो काम किसी से नहीं होगा वो पंडित जी को दे दिया जाए, वही करवा पाएंगे। तो वह हमारी बातचीत पंडित मनमोहन झा गामा से ही। पंडित जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मनमोहन जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे कि आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में हमें बताएं, या उससे पहले आप अपना जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं। देखिए, हम लोग गरीब परिवार से हैं और गरीब परिवार का जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण ही रहा है। गाजियाबाद की पावन धरती मेरी माँ है और यहाँ का उद्योग मेरे पिता। गाजियाबाद में हम आए थे यहाँ पे रोटी कमाने के साथ साथ जब यह एहसास हुआ कि अपना पेट भर रहा है तो क्यों न लोगों की मदद की जाए। उसी के तहत हमने सोचा कि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा हो जो गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, कमजोरों की मदद करना चाहता हो। राजनीति में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी का जो विचारधारा है, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की सोच थी, हमारे राजनीतिक गुरु रहे समाजवादी पार्टी के पहले महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद से सरदार मंजीत सिंह जी। उनके सानिध्य में रह करके समाजवादी पार्टी की सिद्धांतों से अवगत होते हुए हमने सर्वप्रथम वार्ड उपाध्यक्ष, फिर वार्ड महासचिव, ट्रांस यूनियन अध्यक्ष, महानगर सचिव, मजदूर सभा के महानगर अध्यक्ष कई बार रहा मैं, फिर महानगर में सचिव रहा, फिर आपको क्या कहते हैं विधानसभा अध्यक्ष रहा और आज समाजवादी पार्टी जो है, कुछ देखा होगा हम कार्यकर्ताओं में कि भाई लड़का काम करने वाला है, तो हमें समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष का पद और साहिबाबाद विधानसभा का प्रभारी बनाया। आज समाजवादी पार्टी हमें गाजियाबाद से जिला उपाध्यक्ष के पद पे सम्मान देने का काम किया और बड़ी मजबूती के साथ साहिबाबाद की जनता और गाजियाबाद की जनता की आवाज को उठाने का कार्य मैं करता हूं और निरंतर करता रहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सोच रही है कि जहां अंधियारी सुरंग हो वहां तक प्रकाश पहुंचाने का प्रयास किया जाए और उसी प्रकाश के तहत आज हम लोग कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता जी मनमोहन, लेकिन आपका जो शुरुआती जीवन रहा, जैसा कि आपने बताया भी कि पिताजी ट्रक ड्राइवर थे और पढ़ाई बस 10वीं तक की, तो वैसे में ये जो सोच है आपने मतलब कैसे दिल्ली की ओर रुख किया, दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाया और फिर राजनीति में आपका किस तरह से रुझान आया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मैं यही कह रहा था आपसे कि देखिए, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से थे। पिताजी हमारे ड्राइवर थे। शिक्षा जो हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से। 10वीं पास करने के बाद दिल्ली की धरती पे आया, दिल्ली से फिर गाजियाबाद की ओर मूव किया और गाजियाबाद की धरती ने सब कुछ दिया जो एक गरीब को चाहिए। पेट में अनाज दिया, घर तक मदद करने की ताकत दी। जब हमने महसूस किया कि अपना खुद का पेट भर लिया है तो क्यों न पड़ोस में रहने वाले लोगों का भी पेट भरने का कार्य करें, और सामाजिक रूप से जो आत्मीयता है, जो मेरी इंसानियत है, वो जागा। फिर कुछ राजनीतिज्ञ लोगों की नजरें हम पे पड़ी।
भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमसे संपर्क करना चाहें। वो समय था सन 1998 का, 98-99 का। समाजवादी पार्टी के पहले महानगर अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई। उनसे और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर मैं समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। समाजवादी पार्टी सदस्यता के बाद हमें समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष, यहाँ से हमें शहीद नगर वार्ड जो वर्तमान में 34 है, इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर हमें महासचिव बनाया गया। फिर सन 2000 में हम महानगर के सचिव बने। फिर 2003 में ट्रांस यूनियन अध्यक्ष बने। फिर 2005 में मजदूर सभा के महानगर अध्यक्ष बने। फिर लगातार महानगर अध्यक्ष हम रहते आए। फिर विधानसभा अध्यक्ष हमें बनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष के बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया तो ये समाजवादी सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा ने किया। जब वो एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करने आ रहे थे, उस वक्त में उनके आने से पहले हम समाजवादियों ने उस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करने का काम किया, जिसकी वजह से हम समाजवादियों पे 308 के तहत मुकदमा दर्ज इस उत्तर प्रदेश की जालिम सरकार ने करवाने का काम किया। फिर भी हम नहीं डिगे, न हटे। और जब मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तो उनसे हमने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस एलिवेटेड रोड का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, इसलिए इसका उद्घाटन समाजवादियों ने कर दिया। अब आप इसका उद्घाटन करने नहीं आए, और अगर आते हैं तो समाजवादियों का विरोध झेलना पड़ेगा। उस वक्त में मेरे साथ समाजवादी साथी, मेरा दोस्त जब्बार मलिक, हरीश चौधरी, सुरेश खन्ना, आसिफ चौधरी, कई लोग हमारे साथ थे, जिनके सहयोग से हमने योगी आदित्यनाथ जी को उस वक्त में काला झंडा दिखाने का काम किया। और निरंतर सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जन विरोधी कार्य हैं, उसका विरोध हम करते आए हैं, करते रहेंगे। और अब तक न जाने कई मुकदमे इन्होंने लिख दिए, और हमें उम्मीद है कि 2022 आते आते मुकदमों की बाढ़ सी लगा देगी ये योगी सरकार और हम समाजवादी। जी मनमोहन जी, आपने जैसा बताया कि आप प्रभावित होकर के, है ना, राजनीति में आए, लेकिन एक छोटा सा बालक जो कि 10वीं पास करता है, काफी संघर्ष से अपना जीवन जिसने व्यतीत किया हो, और फिर दिल्ली, उसके बाद गाजियाबाद, साहिबाबाद में उसने कदम रखा और काफी संघर्ष किया जिस चीज को लेकर के। तो वैसे में मेरा अगला प्रश्न ये था, तब राजनीति में आने का फैसला काफी मुश्किल रहा होगा। न पीछे का कोई बैकग्राउंड था राजनीति का, न आर्थिक तौर पे आपको बहुत ज्यादा स्वतंत्रता थी। तो वैसे कंडीशन में आपने किस हिसाब से राजनीति में कदम रखा, या क्या सोचा आपने? और सबसे बड़ी बात कि आपका आगे का विजन क्या है और आगे के मुद्दे क्या है, उसके बारे में बताइए। देखिए, राजनीति में जाने का जो मेरा मन बना, क्योंकि हम उस बिहार की धरती से हैं, जिस बिहार की धरती पे सबसे गरीब व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर जी भी बिहार के मुख्यमंत्री है। वो कर्पूरी ठाकुर जी जो हिंदुस्तान का पहला राज्य बिहार है जहाँ पे कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात की। हम लालू यादव जी को हम मानते हैं, जो काफी गरीब परिवार से थे और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बिहार को चलाने का कार्य किया था। हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, उनका भी बैकग्राउंड ऐसा ही था। तो मेरे मन में यह आया कि अगर समाज की सेवा सच्चे मन से की जाए तो निश्चित रूप से ऊंचाइयां मिलती है, समाज की तरफ से सम्मान मिलता है। और मेरा मकसद सत्ता प्राप्त करना नहीं, मेरा मकसद ताकत प्राप्त कर किसी पे जुल्म ढाना नहीं है। मेरा मकसद है कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दो कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, और इसी चाहत के तहत मैं राजनीति कर रहा हूं। और मेरी सोच है कि मेरी नजरें जहां तक जाए वहां तक कोई भूखा न रह जाए। मेरी नजरें जहां तक जाए उस हर चेहरे पे मुस्कान हो, ये मेरी सोच है और यही समाजवादी सोच है। इसलिए हमने समाजवादी पार्टी को चुना। साहिबाबाद विधानसभा एक मिनी इंडिया है, जहां हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले के लगभग हर स्टेट के लोग साहिबाबाद की पावन धरती पर रहते हैं, और उनके मत से लोग कोई ना कोई एमएलए और एमपी और मेयर बनते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
साहिबाबाद की जनता के साथ यहाँ का प्रतिनिधि छलावा कर रहा है। वोट लेते वक्त तो उनके साथ तरह तरह के वादे करने का कार्य करता है, लेकिन वो बनने के बाद फिर उस कार्यकर्ताओं को अपने चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही शोषित होना पड़ता है, जो काफी पीड़ादायक है। आज भी आप देख लें, साहिबाबाद विधानसभा में, जो एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा है, लगभग 12.5 लाख वोटें बन चुकी हैं, साहिबाबाद मतदाता हैं हमारे साहिबाबाद विधानसभा में। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता साहिबाबाद की जनता की है, उस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का अब तक ध्यान न गया। और वर्तमान में जो हमारे विधायक पंडित सुनील शर्मा जी हैं, जिनकी सरकार है, सबसे ज्यादा वोटों से जीत यहाँ के मतदाताओं ने उन्हें जिताने का कार्य किया, लेकिन आज कहीं न कहीं जनता जो है उनसे मायूस है। उनके क्रियाकलापों से वो लोगों के बीच नहीं जाते, लोगों की समस्याओं का बिल्कुल निराकरण नहीं करते। हर समस्याओं के समाधान के लिए हम जैसे कार्यकर्ताओं को संघर्ष करना पड़ता है, जो काफी विडंबना युग है। और साहब, साहिबाबाद में इतनी बड़ी आबादी, कन्या इंटर कॉलेज नहीं, साहिबाबाद में इतनी बड़ी आबादी, कोई विश्वविद्यालय तो खैर छोड़े ही आप, इतनी बड़ी आबादी जहां की मध्यम वर्गीय लोग, मजदूर वर्ग, जो भारत के निर्माता कहलाते हैं, उनकी संख्या है। और वो कोई और लोग नहीं है, वो सारे हमारे अपने लोग हैं। साहिबाबाद के वासी अब हैं वो बिहार और पूर्वांचल के रहने वाले लोग। साहिबाबाद विधानसभा में निर्णायक उनका मत होता है। बिहार के लोगों के 3 लाख समथिंग उनका मतदाताओं में उनका नाम है। बिहार और पूर्वांचल को मिलाकर के आप 4.25 लाख मतदाता हम हो जाते हैं, जो एक विधायक और एमपी को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यही हमारा बिहार और पूर्वांचल का वर्ग अब तक जितने भी प्रतिनिधि बने, उनसे ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जी मनमोहन जी, आप आगे ये भी बताइए, क्या किस्सा है जो कि साहिबाबाद में काफी मशहूर है, या आपकी पार्टी में लोग इस नाम से पंडित मनमोहन झा गामा को जानते हैं, कि जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है, या कोई जहाँ पे आवाज नहीं उठा सकता है, या कुछ किया नहीं जा सकता है, तो वहाँ मनमोहन झा गामा जी को पकड़ा जाए, वो इस चीज को आसानी से सुलझा सकते हैं। दरअसल समाजवादी विचारधारा कूट कूट के भरा है, और समाजवाद ये कहता है कि हमारा रिश्ता ही पुलिस की लाठी और धूल और धरना से रहा है ना। धूल और धरना संघर्ष हमारा रहा है। और जनता का जब कोई पीड़ा हमारे नजदीक तक पहुंचता है, चाहे आपने देखा होगा कि एक फैक्ट्री में मजदूर का हाथ कट गया था, उसे फैक्ट्री मालिक और पुलिस वालों ने दुत्कारने का काम किया, लेकिन इस गामा ने उसे सम्मान दिलाने का काम किया, आर्थिक सहायता भी दिलाने का कार्य किया। जैन मार्बल में मजदूर मर गया था पत्थर उतारते वक्त, उसके बॉडी को उसके मालिक और थाना ने गायब करने का काम किया, लेकिन आपका गामा के कानों तक जब यह आवाज पहुंची, तो उस पीड़ित परिवार को 13 लाख रुपया दिलाने का कार्य किया। बहुत सारे ऐसे कार्य, क्योंकि कहते हैं कि जो कलम वो लोग रखते हैं जो लिखने का कार्य करते हैं, तो कलम हम नहीं रखते हैं, हम सिर्फ कार्य करते हैं। और आप जैसे कलमकारों से उम्मीद करते हैं कि आप सच्चाई जरूर लिखें, और तभी हम लोग जानकारी लोगों तक पहुंच पाएगा। तो संघर्ष तो करना मेरे खून में ही मान ले आप, क्योंकि समाजवादी जब खून उबाल लेता है तो गरीब के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और लोगों को ये उम्मीदें हैं, और ये माता रानी की कृपा है, माँ जगत जननी की वो शक्ति हमें उन्होंने दिया है, जिसकी वजह से मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। और समाज का प्यार है मेरे साथ, जनता की ताकत ही मेरी ताकत है। अगर जनता मेरे साथ ना हो तो मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। जैसा कि कर्म भूमि आपकी साहिबाबाद है, और जैसा कि हमें मालूम है कि आपकी जन्मभूमि बिहार रही है, तो आपके करीब कौन सा है ज्यादा, बिहार है या साहिबाबाद है, और आप दोनों को किस नजरों से देखते हैं? मैंमैंने पहले भी कहा आपसे कि साहिबाबाद गाजियाबाद की धरती मेरी माँ है और यहाँ का उद्योग मेरे पिता है। यहाँ रहने वाले हर बुजुर्ग माँ मेरी माँ है, हर बहनें मेरी बहनें हैं। गाजियाबाद साहिबाबाद की जनता को मैं अपने दिल में बसा के रखता हूँ और नित्य सुबह उठ के प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साहिबाबाद की जनता अछूत और सुरक्षित रहे। रात को सोते वक्त भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान मेरे साहिबाबाद के नागरिक को बिल्कुल सकुशल रखें ताकि सुबह उठ के हमें संघर्ष न करना पड़े।
भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए मां देवकी की गोद में, देवकी नंदन कहलाए, इसलिए मैं बिहारी हूं, बिहार में जन्म लिया। और हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में आकर आताताइयों का नाश किया, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण कहलाए। तो हम तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर जनता की सेवा करने के लिए निकले हैं, चाहे वो साहिबाबाद की जनता हो, गाजियाबाद की जनता, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मैं जाऊंगा तो उस जनता की सेवा करूंगा। ये मेरा परम कर्तव्य है और धर्म भी है। जी मनमोहन जी, आप हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि आप अपने क्षेत्र के बारे में बताएं। जैसा कि आपने बताया भी कि लगभग हर जगह से लोग हैं साहिबाबाद में, यानी एक मिनी इंडिया हम उसको कह सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप अपने क्षेत्र के बारे में बताएं कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं। सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। जो कॉलोनाइजर है वो कॉलोनी काटता है, उस कॉलोनी में बसने वाले बिहार पूर्वांचल के और गरीब लोग होते हैं। फिर उसके बाद खेल होता है बिजली का, जो सरकार 2650 रुपए में मीटर लगाने का कार्य करता है, उस बेचारे गरीब से 7-7 हजार 8-8 हजार रुपए लिए जाते हैं। भ्रष्टाचार शुरू होता है। राशन कार्ड बनवाना हो तो भ्रष्टाचार है। कोई भी सरकारी कार्य कराना हो तो आपको भ्रष्टाचार के रास्ते गुजरना होगा। अभी वर्तमान में आप देख ले, मुरादनगर में एक घटना घटी, हृदय विदारक घटना, जो आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में लाशें जो है घर से उठ के शमशाने जाती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इस कदर से बढ़ गया मेरे देश में, मेरे प्रदेश में और मेरे जिला में, कि शमशान से जो है लाश उठ करके घर आई और पूरा हिंदुस्तान रोया। तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुकी है ये वर्तमान की सरकार। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जब जनता मुझे ताकत देगा और समाजवादी की सरकार होगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ूंगा। आम जनता की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, राशन कार्ड, बिजली, पानी, आज भी मोहन नगर, जो गाजियाबाद में ही मोहन नगर एक जोन है, साहिबाबाद विधानसभा में एक मोहन नगर जोन है। मोहन नगर जोन की लगभग 20 लाख आबादी मीठे पानी से मरहूम है और इसकी आवाज कई बार हम उठा चुके, लेकिन ढक के 3 पार। सीवर की समस्याएं, आप इंदिरापुरम बहुत हॉट सिटी कहलाते हो, वैशाली, वसुंधरा बहुत हॉट सिटी है, लेकिन समस्याएं अनगिनत हैं। कहीं सीवरेज डैमेज है, लोग बिजली के बिल के नाम पर जो है बिजली विभाग लूट करने का काम कर रहा है, मीटर रीडिंग बढ़ा के दिया जा रहा है, फिर पैसे लिए जा रहे हैं। बहुत क्या कहें साहब, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुका है ये सरकार। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे साहिबाबाद विधानसभा में सरकारी अस्पताल के नाम पर कहीं कुछ नहीं है और इस सरकार से हम उम्मीद भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो सरकार कल तक फ्री थी, 1 रुपए की पर्ची थी, सारी जांचें हो जाया करती थी फ्री में, ब्लड का हो, शुगर का हो, जो भी एक्सरे वगैरह हो, लेकिन आज उन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है उत्तर प्रदेश में। तो आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर जनता ने ताकत दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इन समस्याओं का निदान करना हमारी प्राथमिकता में होगा। जी मनमोहन जी, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी कि आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी कुछ खासियत, उसकी कुछ विशेषताएं भी होंगी, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी 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 जी, खासियतें ये है हमारे साहिबाबाद की कि दिल्ली के नजदीक हम बसे हैं, दिल्ली के हर कोने को हम छूते हैं। साहिबाबाद में आज आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा दिया गया बहुत ही बेहतरीन पार्क, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क आप देखेंगे, बहुत ही मनोरम पार्क है। पीछे जब मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे तो साहिबाबाद में ही करहड़ा के पास एक फॉरेस्ट सिटी पार्क दिया गया, जो मैं समझता हूं एशिया का सबसे बड़ा पार्कों में से गिना जाएगा। वो हर प्रजातियों का पौधा, हर प्रजाति की पशु पक्षी आज उसमें विचरण कर रहा है और एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में आज भी आप जाएंगे तो हजारों की भीड़ आपको वहां मिलेगी।
ये सारे उपलब्धियां तो हैं साहिबाबाद की। दूसरी जो हिंडन नदी आप देख रहे हैं 1857 का गवाह रहा है, वो हिंडन नदी जिसमें मंगल पांडे जी ने भी संघर्ष किया है वहां पे, और 1857 में हिंडन नदी से लेकर और दिल्ली तक हमारे देश के जवानों की लाशें टंगी मिली थी जो संघर्ष किया था अंग्रेजों के खिलाफ। वही हिंडन नदी, जिस हिंडन नदी में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी भी कभी स्नान किया करते थे, लेकिन आज उस हिंडन नदी को देखकर कहीं न कहीं आंखों में आंसू आता है। जो नदी और मां गंगा के नाम पर सत्ता प्राप्त करने वाले लोग, लेकिन आज मेरी मां हिंडन को जो है वो दुर्दशा में छोड़ रखा है जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं इंदिरापुरम की। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेचर वर्ग हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करते हैं, मजदूर वर्ग लोग रहते हैं जो अपनी मेहनतों से देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कल कारखाने हैं, सब कुछ है साहिबाबाद की धरती पे, किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो इच्छा शक्ति की और जनप्रतिनिधियों की सोच की। जो अब तक हम पे जनप्रतिनिधि बनाया जिसे उन्होंने सिर्फ अपना भला चाहा। हमने कुछ दिन जब शमशान घाट मुरादनगर की घटना घटी थी तो हमने अपने फेसबुक पे एक लाइन डाला कि अगर साहिबाबाद की जनता मुझे अपना जनप्रतिनिधि विधायक बनाता है तो मैं शपथ लेता हूं कि विधायक निधि में से 1 रुपया भी कमीशन के नाम पे लूं तो अपने बच्चों पे कफन डालूं। इतना आहत हूं मैं इस घटनाओं से, और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं हर जनप्रतिनिधि से कि हर वो जनप्रतिनिधि अपने शपथ पत्र पे ये लिखे कि वो विधायक निधि से 1 रुपया कमीशन का नहीं लेगा। आज नगर निगम से लेकर नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत से लेकर हर जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पुल बनता है, उद्घाटन होते होते टूट जाता है। शमशान घाट की छतें बनती है, उद्घाटन होता है, 2 दिन बाद टूट जाता है। आखिर ये है क्या? ये भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा तो है। भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे। जनता मरे और जिए। जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि जो बने हैं या बनना चाहते हैं, ये सब के सब भेड़िए की खाल में इंसान बन के हम मतदाताओं के पास आते हैं और हमारे खून को चूसने का कार्य करते हैं पूरे 5 साल। इसलिए मैं अपने जनता से अपील करूंगा कि इस बार जो आप मतदान करें, अपने सेवक को करें अपना मतदान, न कि अपने शोषण करने वाले के समर्थन में करें मतदान। जी मनमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही खुलकर और बहुत ही अच्छे से अपनी बातें रखी, और हमें भी उम्मीद है कि जिस तरह से आप निस्वार्थ भाव से अभी से और कई वर्षों से साहिबाबाद की सेवा कर रहे हैं वो निरंतर जारी रखें। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।